हम लोग 1 से 1.5 साल की उम्र से अपने पैरों पे चलना स्टार्ट कर देते हैं और 3 से 3.5 साल की उम्र में हमारे माता पिता हमें स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ पे हम अपने करियर डेवलपमेंट में प्लान करते हैं। एंड बहुत फोकस किया जाता है हमारी पढ़ाई पर, हमारे सब्जेक्ट्स पर, हमारे नंबर्स पे, मार्क्स पे, और उस फोकस के थ्रू हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। और 18 की उम्र में लगभग हम एक ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं जहाँ पे हम कॉलेज में एंटर करते हैं और अपने हायर एजुकेशन के लिए, जिसके थ्रू हम कुछ अर्निंग कर सके इन फ्यूचर बाय टेकिंग सम नॉलेज एंड टेकिंग सम जॉब्स एंड ऑल। तो उस पर प्लानिंग की जाती है। यहाँ पे भी हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं सो दैट वी कैन डेवलप आवरसेल्फ एंड कैन मेक मनी इन फ्यूचर फॉर आवर सर्वाइवल। बट जैसे ही 24 से 25 की उम्र में हम जॉब में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, हमारे हाथ में पैसा आने लगता है, उस समय जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान हमें पहले मिल रहा होता है वो मिलना बंद हो जाता है। एंड उतनी गाइडेंस हमें नहीं मिल पाती कि हम अब से क्या करें, अपने पैसों को कैसे मैनेज करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा लैग है। कई देशों में तो फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत जोर दिया जाता है, बट हमारे इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अपने बच्चों को सही से पालो और वही आपकी आगे सिक्योरिटी देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब इस बदलती दुनिया के साथ साथ हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत ध्यान देना होगा। अब इस फाइनेंशियल प्लानिंग में 7 स्टेप्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप फॉलो करते रहिए। हो सकता है आपका फाइनेंशियल प्लान आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार से बेटर हो सके। तो सबसे पहला स्टेप, ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका जॉब लग जाए, आपको पता है ना कहीं गोल्स आएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स आएंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स आएंगे और कुछ मीडियम टर्म गोल्स भी आएंगे। उन गोल्स को प्लान कर ले। गोल का मतलब क्या? एक ऐसा इवेंट जो आपको पता है, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए ये भी डिफाइन है, और कब चाहिए, किस ड्यूरेशन में चाहिए ये भी डिफाइन है। तो ये 3 चीजें जहाँ डिफाइन होती हैं वो कहलाता है फाइनेंशियल गोल। तो वो मीडियम टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब इन गोल के बाद इनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे इन्हें रैंक करिए। लाइक कार खरीदने का जो प्लान है या गोल है, वो घर खरीदने के गोल से ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं हो सकता। आपका घर का गोल आपकी कार से ज़्यादा प्रायोरिटाइज होना चाहिए। तो आप पहले घर के लिए कुछ प्लान करें, या कहूँ वर्ल्ड टूर पे जाना और बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बच्चों का एजुकेशन का जो गोल है वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होना चाहिए। तो दिस वे, जैसे ही आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाए, प्लीज़ प्लान योर गोल एंड उसको कैटेगराइज करिए, उसको टाइम के हिसाब से, उसको प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। प्लान योर इमरजेंसी फंड। किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाए। आज मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, कल को मेरा जॉब चला जाए। जैसे कि कोविड में कई लोगों के साथ हुआ है कि लोग बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन अर्निंग बंद हो गया। सर्वाइव कौन कर पाया? जिसके पास फंड था, कैश था, और वही कहीं बीमारी आई तो उसमें भी मैनेज कर पाया खुद को। तो इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। अब इमरजेंसी फंड मतलब क्या? आपकी जो अर्निंग है उसका 6 गुना, मतलब 6 महीनों की अर्निंग का पैसा आपके पास कैश में या फिर लिक्विड फंड्स में होना जरूरी है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, इमरजेंसी के दौरान जॉब चली जाए, कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी अर्निंग्स अगर नहीं हो रही है तो उस समय वो पैसा काम आए। अब जब इमरजेंसी फंड प्लान हो गया है तो आप 3rd स्टेप पे आ जाते हैं। 3rd स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक अर्निंग मेंबर है और आपकी अर्निंग पे आपकी फैमिली डिपेंड करती है। और इवन आपकी जो इमरजेंसी के साथ साथ किसी मेडिकल इमरजेंसी भी आती है तो वहाँ पर भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस प्लान करिए। अब इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनकम प्रोटेक्शन प्लान और एक होता है असेट प्रोटेक्शन या इनकम रिप्लेसमेंट प्लान। तो इनकम प्रोटेक्शन प्लान मतलब वो प्लान जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो या कार इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या किसी प्रकार का इंश्योरेंस जिसमें कि आपकी इनकम प्रोटेक्टेड रहे। अगर इवेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस इवेंट पर जो भी खर्चा आ रहा है वो पे कर दे। या इनकम रिप्लेसमेंट प्लान, लेट्स से अर्निंग मेंबर अगर ना रहे दुनिया में तो उसकी बजाय उस फैमिली को अर्निंग कहाँ से आएगा। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग या इंश्योरेंस प्लानिंग करना थोड़ा प्रेफर नहीं किया जाता। इवन अगर मैं मेरी मदर से बात करता हूँ तो जब भी मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो मेरी मदर कहते हैं कि यार हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। बट द फैक्ट इज़ कि पैसा तो ज़रूरी रहेगा आपके रहते या ना रहते। तो इंश्योरेंस प्लानिंग करना ना भूलें। 4th स्टेप यहाँ पर खर्चों का प्लानिंग। अब खर्चे अगर हम अनाप शनाप करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन सा खर्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा खर्चा कम इंपॉर्टेंट है, या कहीं खर्चा करने की ज़रूरत भी है या नहीं, तो हम बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 प्रकार के खर्चे बताए गए हैं।
पहला है मैंडेटरी एक्सपेंसेस जिसे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। दूसरा है इसेंशियल एक्सपेंसेस जिसे हम कुछ मैनेज कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो कि ज़रूरत नहीं है, मतलब जब हम लाइफस्टाइल पे खर्चा करना स्टार्ट करते हैं, हम इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट में खर्चा करना स्टार्ट करते हैं, ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में आता है। तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो हैं आपके, वो सबसे लास्ट में आने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें आप। 5th स्टेप में चलते हैं, डेट मैनेजमेंट। आजकल क्रेडिट कार्ड लेने का तो ट्रेंड सा बना हुआ है, हर कोई क्रेडिट कार्ड पे खरीदारी कर रहा है, कैशबैक मिल जाता है, कहीं कैशबैक को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि अभी कैशबैक को प्रमोट करना उतना अलाउ नहीं है एज पर दी RBI, कुछ रूल्स आए उसके अकॉर्डिंग, बट यस कैशबैक मिल रहा है तो हम क्रेडिट कार्ड की आदत डाल देते हैं। मतलब हम फ्यूचर में जो खर्च करने वाले हैं, फ्यूचर में जो चीज़ें लाने वाले हैं, उसका खर्च आज ही कर देते हैं। तो ध्यान रखिए और अननेसेसरी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, इसको थोड़ा अवॉइड करिए, बिकॉज पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड लोन आपको कभी भी इसेंशियल खर्चों में उतना यूज नहीं आते, इससे थोड़ी सी रॉन्ग हैबिट्स ज़्यादा आती है। तो ट्राई टू मैनेज योर डेट एज एफिशिएंट एज यू कैन। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 6th स्टेप पे। तो 6th स्टेप ये कहती है कि जो आपने प्लान किया ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स या मीडियम टर्म गोल्स, उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेविंग स्टार्ट करना होगा। तो आपकी जो टोटल इनकम है उसका एटलीस्ट 40% और से 35% आप सेव करें और उसको चैनलाइज करें इन्वेस्टमेंट्स में। अब लेट्स से आपकी एज के हिसाब से आप एक थ्योरी लगा सकते हो, 100 माइनस योर एज। अगर आपकी एज 25 है और 100 माइनस एज 75 आता है, तो 75% पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए, बाकी पैसा आप डेट में रखिए, बिकॉज आपके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी है। अगर आपका एज 50 है, अगर आपका एज 50 तो 100 माइनस 50 मतलब 50% पैसा आपके 50 की एज में 50 इक्विटी में होना चाहिए, रिमेनिंग डेट में होना चाहिए। एज अगर 75 चला गया है, उस समय आपका मैक्सिमम पैसा डेट में होना चाहिए, बिकॉज आप रिस्क नहीं ले सकते इन्वेस्टमेंट्स पर। तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप इस तरह से कर सकते हो। ये सारी प्लानिंग होने के बाद हमें लास्ट में 75 ईयर्स तक या 85 ईयर्स तक या 90 ईयर्स तक या 100 ईयर्स तक जिंदा भी तो रहना है। तो 60 के बाद जो प्लानिंग करना है, 60 के बाद जो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा रिटायरमेंट प्लानिंग से। So as early as you start for your retirement planning, more funds you acquire. अगर आप 25 से रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जो कॉर्पस है वो बहुत अच्छा हैंडसम बन जाता है। अभी थोड़ा नंबर्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, नंबर्स पे चले जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो, बट यस आपको 35 से पहले 35 के बीच में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देना होगी। रीज़न कि अगर आप से 40 की एज में रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब कि जब आप अर्ली स्टेज में रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो तो आपको बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से ही आप बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, और अगर आप लेटर स्टेज पे स्टार्ट करते हो 40 के बाद, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा हेल्दी अमाउंट लगता है इन्वेस्टमेंट का, तब जाके वो गोल अचीव कर पाते हो और आपके पास फंड उतना हो कि एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद आप 25 ईयर्स तक सर्वाइव कर सके ऑन बेस्ड ऑन दैट फंड, तभी आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तो अब देखिए, कहने में तो ये बातें बहुत आसान लगती है, इसको एग्जीक्यूट करना उतना आसान नहीं है। इट्स अगेन प्रीटी टफ, बट यस एक स्टेप तो लिया जा सकता है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर इसका 80% नहीं, अगर आप 70% 50% भी अचीव कर पाते हो तो इट इज़ वेरी मच बेटर फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ। सो प्लीज़ डू फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लीज़ थोड़ा इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन में मत जाइए, थोड़ा डिलेड ग्रैटिफिकेशन को फॉलो करिए, देखिए आपका फाइनेंशियल हेल्थ कितना स्ट्रांग रहता है। Thank you very much for watching this particular video till the end, and for more such learning please Indra Securities के साथ जुड़े रहिएगा। Thank you.